ओके गाइस, चालू कर रहे हैं। एनपीओ का लेक्चर नंबर 1 ही है। एनपीओ का मतलब क्या होता है? एनपीओ का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया में एनपीओ कैसे बनती है पहले वो समझो, क्योंकि एनपीओ कोई भी ऐसे ही नहीं बन सकता भाई। आपको एक लीगल रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा एज ए एनपीओ। आप एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो बिना रजिस्ट्रेशन के। जैसे मैंने एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनाई बिना रजिस्ट्रेशन के, तो दैट आई कैन रन, ठीक है। बट एक एनपीओ कभी नहीं बन सकती बिना रजिस्ट्रेशन के। तो एनपीओ बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसको एक लीगल रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, तब जाके आप किसी बॉडी को, किसी बिजनेस को एनपीओ कह सकते हो। तब जाके आप किसी बॉडी या किसी बिजनेस को एनपीओ कह सकते हो। तो टू मेक इट अ एनपीओ, फर्स्ट ऑफ ऑल, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? टू गेट इट रजिस्टर्ड। अब रजिस्ट्रेशन जब अपन करवाते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर कहां पे रजिस्ट्रेशन करवाए? तो एनपीओ जो होता है ना, एक जो एनपीओ जो बिजनेस होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है जैसे कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में, या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, या फिर एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर सबसे जो बेस्ट होता है ना, वो होता है कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना। कंपनीज एक्ट में जो एनपीओ अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है एज अ एनपीओ, ठीक है, उसको पूरे इंडिया में लीगल रिकॉग्निशन मिलती है। ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कभी कभी क्या होता है, इनको ना पूरे स्टेट में सिर्फ स्टेट का ही होता है रजिस्ट्रेशन, पूरी इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो पूरे इंडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट होता है कि आप कंपनीज एक्ट बनाओ, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अब जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है कि क्या आप सच में एक एनपीओ हो। तो एनपीओ बनने के लिए एक बिजनेस होना चाहिए, मतलब बिजनेस आपका होना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है, जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉफिटेबल मतलब ऐसा नहीं कि आपको लॉस में बिजनेस करना है, नहीं। आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, आपके बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए समवेयर विच इज रिलेटेड टू कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, स्पोर्ट्स, हेल्थ, इन तरीके की चीजों का प्रमोशन, इन तरीके की चीजों का प्रमोशन। मतलब आप इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को या किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आप प्रमोट करना चाहते हो। अब जैसे कॉमर्स मतलब क्या होता है? कॉमर्स मतलब बिजनेस। कॉमर्स का मतलब, कॉमर्स मत समझो, कॉमर्स का मतलब जैसे बिजनेस। सो कॉमर्स में जैसे हमारे इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की के नाम से, ठीक है, फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स। सो बेसिकली वो क्या है, एक तरीके की कॉमर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एनपीओ है, जो बिजनेस को बढ़ावा देती है, एक्सपेंशन के लिए बोलती है बिजनेस के, ठीक है। लोग आके मिलते हैं, क्लब बना हुआ है, फिक्की एक क्लब है, तो जहां के लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, जहां पे लोग मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और मीटिंग्स करके ये लोग अलग अलग बिजनेसेस एक दूसरे को जानते हैं। किसी को फंड रेजिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है। आर्ट्स, जहां पे कल्चर, आर्ट्स, इस तरीके की चीजों को प्रमोट किया जाता है। साइंस, फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूशन है साइंस का, ठीक है, जहां पे अलग अलग लेबोरेटरीज वगैरह है, जहां पे साइंस के कुछ अपन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी इस तरीके के साइंस को जो प्रमोट करता है, रिलीजन को जो प्रमोट कर रहा है, चैरिटी को जो प्रमोट कर रहा है, स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, हेल्थ को जो प्रमोट कर रहा है। तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है किसके अंदर, ठीक है, एज ए एनपीओ। तो एनपीओ बनने के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, वो इन्हीं में से कुछ या फिर इसी टाइप का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कोई एक्सटेंडेड
एंड के जैसे काम करे, मतलब एक्सटेंशन करे, सोसाइटी का कुछ भला करे। तो जहां पे आप सोसाइटी का कुछ भला करते हो, वहां पे अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो सोसाइटी का भला करती है, तो ही उसको एनपीओ माना जाएगा, अदरवाइज उसे एनपीओ नहीं माना जाएगा। एनपीओ जो है, कोई भी एनपीओ, उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। प्रॉफिट वो कमाता है, डेफिनेटली वो कमा सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा कि वो प्रॉफिट कमाएगा ही नहीं, कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, बट वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो कहीं पे भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आया है, वो आया है इन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए। प्रॉफिट तो वो कमाता है, या फिर जो एक्स्ट्रा जो उसके पास पैसे आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो बिजनेस करेगा। जब वो इन सबको एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, फंड्स आएंगे, अगर कुछ पैसा आ गया तो इट्स ओके। बट जो प्रॉफिट होता है ना, वो क्या होता है, वो मालिकों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। व्हेनेवर आई एम कॉलिंग प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स विल बी टेकन बाय द ओनर्स। एक नॉर्मल जो कंपनी होती है उसमें प्रॉफिट्स कौन ले जाता है, उसके ओनर्स ले जाते हैं। फाइन, प्रॉफिट्स कौन ले जाते हैं, उसके ओनर्स ले जाते हैं। बट यहां पे कभी भी प्रॉफिट्स को कोई भी नहीं लेके जा सकता। वो अगर प्रॉफिट भी हुआ ना, तो भी इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉफिट्स को यूज कर लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, स्कूल। एक स्कूल एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जैसे काम करता है। सारे स्कूल्स नहीं करते, ठीक है, बट एक स्कूल जो होता है, चैरिटेबल स्कूल हो गया, मिशनरी स्कूल हो गया, ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्या करती है, एज अ उनका ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, ठीक है, स्पोर्ट्स, हेल्थ, इन सबको प्रमोट करना। एक हॉस्पिटल एक एनपीओ के जैसे काम कर सकता है, तो हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, ये क्या है, इस तरीके के एनपीओ के जैसे काम कर सकते हैं। दीज आर लाइक एनपीओ। तो एनपीओ जो होता है ना, उसकी अकाउंटिंग जो होती है वो नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एनपीओ की जो अकाउंटिंग होती है वो नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट्स अलग होते हैं। तो सिंस उनके ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, तो उनकी अकाउंटिंग भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। सो यहां पे जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं हम एनपीओ के बारे में, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ की बात करते हैं, तो एनपीओ की जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट हम ओपन करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंट हमें देखने को मिलता है, उसका नाम होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या नाम होता है उसका, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। उसका नाम होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो सबसे पहले जो अकाउंट ओपन होता है उसका नाम होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मतलब क्या है वो समझो। आज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कुछ भी नहीं, इट इज जस्ट लाइक योर कैश बुक। ये एक तरीके का कैश अकाउंट या कैश बुक कह सकते हो आप इसे, ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट साथ में बनता है। यहां पे नाम रखा रिसीट्स एंड पेमेंट्स, मतलब जो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, भले वो कैश में आए, भले वो बैंक में आए, हम लोग यहां पे कॉमन अकाउंट मेंटेन करते हैं। दैट कॉमन अकाउंट इज कॉल्ड एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उस कॉमन अकाउंट का नाम क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है इसका टू कैश या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ओपनिंग बैलेंसेस में सबसे पहले हमें दिखाना पड़ता है कैश या बैंक। ओपनिंग बैलेंसेस में सबसे पहले हमें दिखाना पड़ता है कैश या बैंक। ये जो डेबिट साइड है ये रिसीट साइड होती है, और क्रेडिट साइड जो होती है वो पेमेंट साइड होती है। डेबिट साइड जो होती है वो रिसीट साइड होती है, क्रेडिट साइड जो होती है वो पेमेंट साइड होती है। यहां से पैसा आता है, यहां को पैसा जाता है, और कहां कहां से पैसा आएगा, बहुत सारी जगह से पैसा आ सकता है। एक क्लब जो होता है, एक जो एसोसिएशन होता है, एक एनपीओ जो होता है, उसकी एक नहीं, उसकी बहुत सारे तरीके की इनकम्स होती है, ठीक है, बहुत सारे तरीके से उसके पास पैसा आता है। जैसे कोई डोनेशन मिला, टू डोनेशन, उसको सब्सक्रिप्शन मिला, जैसे आपने कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर रखा है, आप हर महीने हर साल उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो आपने सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट उन्होंने बेची, ठीक है, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, किसी ने लाइफ मेंबरशिप ले ली, जैसे होता है ना कोई क्लब की लाइफ मेंबरशिप ले लेता है, एक टाइम वन टाइम पेमेंट देके लाइफ मेंबरशिप ले ली आपने, ठीक है। कोई चैरिटी मिला है, चैरिटी डोनेशन एक ही बात है वैसे तो, ठीक है, कोई चैरिटी में पैसा मिल गया आपको, ठीक है। कोई इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो गई,
टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कोई रेंटल इनकम हो गई, जैसे शादी के गार्डन वगैरह अगर आपने किराए पे दे दिए, ठीक है, तो वहां पे अगर आपको कुछ इनकम मिल जाती है तो रेंटल इनकम हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपके कुछ खर्चे होते हैं या कुछ पेमेंट्स होते हैं, जैसे बाय सैलरीज एंड वेजेस एंड सैलरीज का आपने पेमेंट दे दिया, ठीक है। बाय इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीद लिए, बाय बिल्डिंग आपने खरीद ली, भाई पेमेंट्स दे रहे हो ना। बाय फर्नीचर आपने खरीद लिया, कोई एसेट आपने खरीद ली, ठीक है। बाय मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है, मेंटेनेंस का एक्सपेंस हो गया। बाय ऑनरेरियम, ऑनरेरियम आपने पे कर दिया। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के ऑनर में अगर अपन किसी को पेमेंट देते हैं तो उसका पैसा, ठीक है। बाय अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया, बाय, ठीक है, कोई एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है, कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया। अब जो बचेगा वो अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन में। अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन में, जैसे कि कैश या बैंक, बैलेंस कैरी डाउन में कैश या बैंक में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे रखा होता है। आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट वहां पे बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको दे रखा होता है। मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर आपको यहां पे आपको जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो दिया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर के अंदर बेटे अपने को पता है क्या दे रखे थे, अपने को ट्रायल बैलेंस देता था। यहां पे अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट्स देगा, उसके बेसिस पे अब जैसे वहां पे हम क्या बनाते थे, क्लास 11th के अंदर हम बनाते थे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। तो यहां पे क्योंकि ये एनपीओ है और ट्रेडिंग पीएनएल बनता है एक नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एनपीओ जो है ना, उस ट्रेडिंग पीएनएल को बदल के हम उसे बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग उसे ट्रेडिंग एंड पीएनएल नहीं बोलते, हम लोग उसे बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलते हैं उसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो हम उसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां पे हमारा इनकम भी होगा, कुछ खर्चा भी होगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कुछ इनकम्स आ रही है, हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो इनकम भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है और कुछ खर्चे भी जा रहे हैं। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है हमारे लिए, इट इज क्वाइट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही इसका ट्रीटमेंट होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो कमाई होती है उसको इनकम बोलते हैं, जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कमाना चाहते थे और वहां पे जो हमें प्रॉफिट होता था, वी यूज्ड टू कॉल इट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहां पे हम उसे प्रॉफिट नहीं बोल के हम उसे बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं उसे, सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमें नुकसान होता है तो हम उसे बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं उसे, डेफिसिट बोलते हैं। तो ईदर वी कॉल इट सरप्लस और वी कॉल इट एज डेफिसिट, या तो हम उसे सरप्लस बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है, हम लोग क्या शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है देखना जरा। सो बेसिकली यहाँ पे है अपना इनकम फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद में यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है। यहाँ पे ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। जैसे कि आपका पीएनएल अकाउंट होता था और यहाँ आपके खर्चे होते थे, यहाँ पे आपकी इनकम्स होती थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे सारे के सारे खर्चे और सारी की सारी इनकम्स यहाँ पे दिखाएंगे। तो हमारे खर्चे क्या क्या होते हैं, जैसे कि टू, ये साइड खर्चे आएंगे टू सैलरीज। अगर मान लो हमने कोई जगह किराए पे ले रखी है क्लब चलाने के लिए, तो टू रेंट हमारा हो गया, टू इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टू डेप्रीसिएशन हो गया, ठीक है, टू स्पोर्ट्स इवेंट हमने कोई ऑर्गेनाइज करा था, कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करा था, कोई भी इस तरीके से हमने खर्चा कर दिया तो यहां आ जाएगा। और जो हमारी इनकम्स होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकम होती है बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम हो गई, ठीक है, सबसे पहले आएगा।
बाय एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, किसी ने हमें डोनेशन दिया, बाय डोनेशन, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कोई फिक्स्ड एसेट हमने बेचा, उसमें हमें फायदा हो गया, ठीक है। कोई हमने हो सकता है किसी को रेंट पे हमने जगह दी, हमारे पास गार्डन है, हम उसको किराए पे दे देते हैं शादी वगैरह के हिसाब से, तो उस पर हमारी इनकम आ जाती है, तो बाय रेंट हमारी उस पर इनकम आ जाती है, ठीक है। बाय मिसलेनियस रिसीट्स, मिसलेनियस इनकम्स आ जाती है ना, जैसे कि पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह बहुत सारी रद्दी इकट्ठी हो गई, वो बेच दी हमने, ग्रास वगैरह जो होती है उसकी कटाई करवा के उसको भी बेच देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके के हमारी कुछ इनकम्स आ जाती है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट की इनकम आ जाती है, बाय एडवर्टीजमेंट इनकम। एडवर्टीजमेंट इनकम कैसे आती है, एक्चुअली होता क्या है, हमारा ना न्यूज़, वो एक तरीके से मैगजीन छपती है, एनुअल मैगजीन छपती है हमारे क्लब की, तो हमारे क्लब की जो एनुअल मैगजीन छपती है ना, तो उसमें बहुत सारे क्लब के मेंबर्स होते हैं जो एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, अपना प्रमोशन कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, तो अपने प्रमोशन कर देते हैं, तो हम उनसे प्रमोशनल एक्सपेंसेस ले लेते हैं, एडवर्टीजमेंट के चार्जेस ले लेते हैं कि अगर आप इतने पेज पे एडवर्टीजमेंट देना चाहते हो तो उसके इतने चार्जेस लगेंगे, उस तरीके की भी हमारी क्या हो सकती है, इनकम हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हमारे लॉसेस हो सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो यहां आ जाएगा टू सरप्लस, और अगर हमें नुकसान हो गया तो आ जाएगा बाय डेफिसिट। डेफिसिट, अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो यहां पे आ जाएगा सरप्लस, और अगर हमें लॉस हो गया तो यहां आ जाएगा डेफिसिट। इस तरीके से हम बनाएंगे क्या, इस तरीके से हम बनाएंगे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस तरीके से बनाया जाता है। दिस इज हाउ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लुक्स लाइक। इस तरीके का आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखता है। फाइन, बात समझ आ गई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन ने देख लिया किस तरीके का दिखता है। ओके, लास्ट अपन बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे दिखती है देखना जरा। ये है बैलेंस शीट इसकी। बैलेंस शीट में तो आपको पता है सेम होती है, बैलेंस शीट में तो कोई फर्क नहीं होता, बैलेंस शीट में तो कोई फर्क नहीं होता कभी भी। ये लाइबिलिटीज होती है और यहाँ एसेट्स होती है, तो भाई एसेट्स तो वही सेम, बिल्डिंग, मशीन या फर्नीचर, प्लांट, कोई लैंड है इनके पास, ठीक है, कोई इक्विपमेंट है मान लो इनके पास, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, ठीक है। कोई इक्विपमेंट है इनके पास, मान लो इनके पास कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इनके पास, कोई इन्वेस्टमेंट्स है इनके पास, ठीक है। तो इस तरीके की जो होती है वो तो होती है, कैश और बैंक आ जाएगा इधर, कैश एंड बैंक तो आ ही जाएगा इधर। अब इधर जो होता है ना, वो जैसे कि लाइबिलिटीज में क्या होता है आपका, लाइबिलिटीज में किसी ने एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन, किसी का कोई फंड पड़ा है, एंडोनमेंट फंड, एंडोनमेंट फंड, एंडोनमेंट फंड आ जाएगा भाई, किसी का कोई फंड वगैरह आ गया, ठीक है, एंडोनमेंट फंड आ गया, ठीक है। कोई स्पेसिफिक फंड आ गया, स्पेसिफिक फंड आ गया किसी का, फंड्स वगैरह, क्या नहीं, फंड का कैश एसेट है बट फंड तो लाइबिलिटी है भाई। फंड आएगा तो डबल एंट्री सिस्टम है ना, डबल एंट्री सिस्टम में एक तरफ कैश एक तरफ लाइबिलिटी, ओके फाइन। और लास्ट आता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब एक तरीके की कैपिटल होती है हमारी, ये कैपिटल फंड जो होता है ना, ये हमारे लाइबिलिटी होता है। सो कैपिटल फंड इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट योर लाइबिलिटी, इट्स लाइक योर लाइबिलिटी, इट्स ओनली योर लाइबिलिटी। पता, कैपिटल फंड आपका और कुछ भी नहीं होता, लाइबिलिटी ही होती है। सो आपकी बेसिक लाइबिलिटी को कैपिटल फंड ही बोला जाता है। मतलब जैसे अपनी कैपिटल होती है ना नॉर्मल बिजनेस में, कैपिटल, कंपनी में शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे वही कैपिटल को रिप्लेस कर दिया कैपिटल फंड ने, तो कैपिटल फंड हो गया। क्या हो गया, कैपिटल फंड हो गया। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड। इसको क्या कहते हैं, कैपिटल फंड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड, इसको कैपिटल फंड कहा जाता है। सो इसको कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज कैपिटल फंड, वी कॉल इट एज कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का मतलब और कुछ नहीं होता, फंड को ही कैपिटल फंड कहते हैं, इनकी जो कैपिटल होती है उसको कैपिटल फंड कहते हैं। सो यहाँ पे हम कैपिटल फंड बोलते हैं, कैपिटल ना बोल के, समझ आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं होता। दिस इज योर अकाउंटिंग पार्ट, ये आपका अकाउंटिंग पार्ट हो गया है, ठीक है। अकाउंटिंग पार्ट कि अकाउंट्स कैसे बनेंगे, किस तरीके के बनेंगे, क्या क्या अकाउंट्स बन सकते हैं, ओके फाइन, ओके।
तो अब एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं किस चीज के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं इनके अलग अलग आइटम्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अलग अलग आइटम्स के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि क्या होता है, जैसे अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स चैप्टर देखा था क्लास 11th के अंदर, जिसमें देयर वर लाइक ऑलमोस्ट 22 एडजस्टमेंट्स वर देयर, 22 एडजस्टमेंट्स थे वहां पे। तो वो जो 22 एडजस्टमेंट्स थे ना, वो इंडिविजुअल आइटम को अपन ने पकड़ा, उसके बारे में एडजस्टमेंट समझा, इंडिविजुअल आइटम को पकड़ा, उसके बारे में एडजस्टमेंट। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलग अलग तरीके की इनकम से अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस है, जिसके बारे में शायद हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। जैसे एंडोनमेंट फंड आपको पहली बार पता लगा, लेगेसी आपने पहली बार सुना है, या हो सकता है आपने सुना हो, इट्स ओके, स्कूल में पढ़ लिया तो बात अलग है, बट आपने सुना हो इसके बारे में। सब्सक्रिप्शन आपको नहीं पता इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, एंट्रेंस फीस का आपको नहीं पता, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम को पढ़ते हैं, उसके ट्रीटमेंट को जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।